हाय गाइस, ये बेरियम स्टडी सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इसके अंदर हम बेरियम सेलों को कवर करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, इंडिकेशंस क्या होते हैं, इसमें हम कौन से कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके अंदर आफ्टर केयर क्या होती है या हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन इस स्टडीज़ में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। So you can say barium swallow is a radiological examination of pharynx, esophagus and proximal stomach, that is upper GI tract, using barium as contrast media and may be performed single and double contrast study। देखिए बेरियम swallow एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे हम फेरेंक्स, ईसोफेगस और प्रॉक्सिमल स्टमक को एग्जामिन करते हैं, जिसको हम अपर जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर हम बेरियम को एज ए कंट्रास्ट मीडिया इस्तेमाल करते हैं। आप इसे दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। पहले है सिंगल कंट्रास्ट और दूसरा है डबल कंट्रास्ट स्टडी। इट इज़ एन नॉन इन्वेजिव कंट्रास्ट स्टडी और बेरियम स्वैलो को हम ईसोफेजियोग्राफी भी बोलते हैं एंड इट इज़ बेसिकली परफॉर्म टू डायग्नोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ अपर जीआई ट्रैक्ट। देखिए बेरियम स्वैलो का इस्तेमाल ईसोफेगस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको इस सीरीज़ की पहली वीडियो में बताया था कि इंडोस्कोपी का इस्तेमाल करके केवल आप स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ को रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ को रूल आउट करना है या उसको पता लगाना है तो आज भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बेरियम स्वैलो ही है। देखिए जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको हम दो तरीके से परफॉर्म करते हैं। पहला है सिंगल कंट्रास्ट बेरियम स्वैलो, जिसके अंदर हम केवल बेरियम सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है डबल कंट्रास्ट बेरियम स्वैलो, जहां पर हम बेरियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर हम पेशेंट को गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट देते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बेरियम स्वैलो के कंट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन बताऊं तो थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू, दिस प्रोसीजर इज मेनली फॉर फेरेंक्स, ईसोफेगस and proximal stomach. So pharynx can be divided into three parts. First is nasopharynx, second is oropharynx, and third is hypopharynx, which is also known as laryngopharynx. अगर बात की जाए ईसोफेगस की तो ये एक फाइब्रोमैस्कुलर ट्यूब होती है जिसकी लेंथ होती है 20 to 25 सेंटीमीटर, बट इट कैन वेरी। इट बिगिनस एट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे, वो होता है फेरेंक्स के लेवल पे, एंड इट एंड एट 10 डॉर्सल वर्टिब्रे विच इज़ अराउंड स्टमक, बट किसी किसी में ये 11th थोरेसिक वर्टिब्रे पे भी एंड होता है। इट डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देखिए ईसोफेगस को लोकलाइज करने के लिए हम जनरली उन्हें 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। जो सेगमेंट सर्वाइकल रीजन पे आता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल सेगमेंट। ईसोफेगस का जो हिस्सा थोरेसिक रीजन पे आएगा उसको हम बोल देंगे थोरेसिक सेगमेंट, और जो हिस्सा एब्डोमिनल रीजन पे आएगा तो उसको हम बोल देंगे एब्डोमिनल सेगमेंट। ईसोफेगस आल्सो हैव 2 स्फिंक्टर विच ओपन एंड क्लोज अलाउिंग फूड कंटेंट टू पास थ्रू ईसोफेगस इनटू द स्टमक। हमें यहाँ दो तरह के स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं। पहला है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, दूसरा है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर बात की जाए अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की, इट इज़ लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ फेरेंक्स एंड ईसोफेगस। ये फेरेंक्स और ईसोफेगस की जंक्शन पर लोकेटेड होता है एंड इट बेसिकली प्रिवेंट्स द एंट्रेंस ऑफ एयर इनटू द ईसोफेगस। ये ईसोफेगस में एयर को जाने से रोकता है। सेकेंड इज लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड एट गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक से मिलती है, विच इज़ अराउंड 11th thoracic vertebra, and it perform a very important function. It prevents the reflux of acid gastric content into the esophagus. Cardiac sphincter basically जो स्टमक के जो एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं उसको ईसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स होने से रोकता है। अगर ये स्फिंक्टर फेल होता है तो इसकी वजह से पेशेंट को GERD डिजीज़ हो सकती है। ईसोफेगस में हमें कंस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलते हैं एंड दीज आर द एरिया वेयर the esophagus is compressed by some specific structures. These are normal indentations and not confused with thoracic mass lesion.
देखिए इसोफेगस में हमें कुछ नॉर्मल कंप्रेशन देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। जनरली हमें 3 तरह के कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं। पहला है आर्क ऑफ अरोटा, दूसरा है मेन ब्रोंकस और तीसरा है लेफ्ट आर्टियम। चलिए अब बात करते हैं इंडिकेशन की, मतलब वह कारण जिसकी वजह से यह स्टडी परफॉर्म की जाती है। और जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है डिस्फेजिया। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग। ऐसे पेशेंट्स को खाना निगलने में तकलीफ या पेन होता है। डिस्फेजिया कैन बी कॉज बाय मैनी रीज़न, फॉर एग्जांपल डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म, एक्लेशिया, GERD एंड ईसोफेजियल कैंसर। Next indication is gastroesophageal reflux disease, commonly known as GERD, and in this condition, acid gastric content of stomach reflects back into esophagus. देखिए एक्चुअली यहाँ होता ये है कि स्टमक के जो एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो ईसोफेगस की तरफ रिफ्लेक्स होते हैं, और इसका कारण है कार्डियक स्फिंक्टर का सही से काम ना करना, और इसकी वजह से जो ईसोफेजियल लाइनिंग होती है वो इरिटेट या इन्फ्लेम्ड हो जाती है, विच इज़ नोन एज ईसोफेजाइटिस। इसके अलावा इट कैन कॉज नैरोइंग ऑफ द ईसोफेगस, आल्सो ईसोफेजियल कैंसर। नेक्स्ट कंडीशन इज हाइटस हर्निया, एंड इन दिस कंडीशन द पार्ट ऑफ स्टमक इज प्रोट्रूड अप इनटू द चेस्ट रीजन थ्रू द डायफ्राम। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो स्टमक की जो लोकेशन है वो डायफ्राम से नीचे होती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर स्टमक डायफ्राम से ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, मतलब चेस्ट लेवल पर। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइटस हर्निया। देखिए डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ईसोफेगस निकलकर एब्डोमेन रीजन में स्टमक के साथ कनेक्ट हो जाता है। यदि इस ओपनिंग में कोई वीकनेस हो तो इट कैन लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड हाइटस हर्निया। Next indication is diverticulum. It is basically an outpouch or a pocket that forms in the lining of the esophagus. Generally इस कंडीशन में होता यह है कि esophageal wall कहीं पर वीक हो जाती है और इंटरनल प्रेशर पड़ने की वजह से इस वॉल के थ्रू एक आउट पाउच बन जाता है, मतलब बाहर की तरफ एक पॉकेट बन जाती है। जब पेशेंट खाना खाएगा तो इस पॉकेट में फंस जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा। जनरली हमें 3 तरह के डाइवर्टिकुलम देखने को मिलते हैं, और इनमें से सबसे कॉमन होता है जिंका डाइवर्टिकुलम। देखिए यदि आउट पाउच ईसोफेगस के अपर पार्ट पे बनता है तो हम इसको बोलेंगे जिंका डाइवर्टिकुलम, और यदि आउट पाउच बन रहा है मिड रीजन पर तो हम इसे बोलेंगे मिड ईसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। इसे हम ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। और यदि यह पाउच बन रहा है लोअर ईसोफेजियल रीजन में या स्टमक के आसपास तो हम इसे बोलेंगे एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलम। नेक्स्ट इंडिकेशन इज ईसोफेजियल अल्सर और पॉलिप्स। पहले बात करते हैं ईसोफेजियल अल्सर की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में स्टमक के जो गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट्स होते हैं वो ईसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स होते हैं, जिसकी वजह से मुख्यतः लोअर ईसोफेगस की जो इनर लाइनिंग या लेयर होती है वो इरिटेट या इन्फ्लेम्ड हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि जो ईसोफेगस की जो इनर लाइनिंग है उसमें छाले पड़ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं ईसोफेजियल अल्सर। जबकि पॉलिप्स इज़ बेसिकली प्रोलिफरेशन ऑफ म्यूकोजा एंड सबम्यूकोजा, और ये ईसोफेगस के अंदर की तरफ ग्रो करता है, और ये बिनाइन भी हो सकता है और कैंसरस भी हो सकता है। नेक्स्ट इंडिकेशन इज़ ब्लड इन वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग में ब्लड का आना। इसके अलावा ईसोफेजियल कार्सिनोमा भी बेरियम सेलों का इंडिकेशन है, जिसका मतलब होता है ईसोफेगस का कैंसर। इन दिस कंडीशन यू विल सी ईसोफेजियल मसल irregularities and dilation of esophagus. Next is esophageal atresia. Atresia का मतलब होता है मिसिंग या क्लोज। ये एक तरह का बर्थ डिफेक्ट होता है, आप इसे कंजेनिटल एनॉमलीज भी कह सकते हैं, वेयर बेबीज इसोफेगस हैज़ नॉट डेवलप कम्प्लीटली, एंड यहाँ पर बेबी का जो इसोफेगस होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता। देखिए जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो नॉर्मल स्टेट के अंदर जो इसोफेगस होता है वो स्टमक से कनेक्टेड होता है, लेकिन ईसोफेजियल एट्रीशिया में क्या होता है, जो ईसोफेगस का कुछ पार्ट मिसिंग होता है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब जो फूड जो भी बच्चा खाना खाएगा वो क्या होगा, ईसोफेगस से स्टमक में न जाकर सराउंडिंग एरिया फैल जाएगा, मतलब चेस्ट के अराउंड फैल जाएगा, जिससे बच्चे को कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे।
देखिए, इस तरह के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ईसोफेगस स्टमक से कनेक्टेड होता है, लेकिन अगर ईसोफेगस फिस्टुला के थ्रू अगर ये कनेक्ट हो जाए आपके ट्रैकिया के साथ, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ईसोफेगस जो है वो फिस्टुला के थ्रू ट्रैकिया से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है पेशेंट्स के लिए कि अगर जब पेशेंट कोई खाना खाएगा तो स्टमक की जगह वो क्या करेगा, विंड पाइप में मतलब ट्रैकिया में चला जाएगा और पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, जिससे एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनती है। इसको हम बोलते हैं न्यूमोनाइटिस और इसको बोला जाता है ट्रैकियो ईसोफेजियल फैसुला। इसके असेसमेंट के लिए भी हमें बेरियम स्वेलो स्टडी परफॉर्म करनी पड़ती है। नेक्स्ट इंडिकेशन इज असेसमेंट ऑफ साइट ऑफ परफोरेशन। देखिए, परफोरेशन का मतलब होता है ईसोफेगस की वॉल में छिद्र का होना। अगर ईसोफेगस की वॉल में अगर छेद है तो पेशेंट जो भी खाना खाएगा वो लीक होकर सराउंडिंग एरिया में फैल जाएगा, मतलब चेस्ट एरिया में फैल जाएगा। एंड दिस लीकेज ऑफ फूड कंटेंट इनटू द मेडिस्टिनम कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉल्ड मेडिस्टिनाइटिस। और परफोरेशन की साइट को चेक करने के लिए भी हम बेरियम स्वेलो स्टडी करते हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। नेक्स्ट इज ईसोफेजियल स्ट्रक्चर विच इज स्कारिंग ऑन अ ईसोफेजियल लाइनिंग, या यू कैन ऑल्सो से नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस ड्यू टू GERD। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि GERD के अंदर स्टमक के जो गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट्स होते हैं वो ईसोफेगस की तरफ रिफ्लेक्स होते हैं, जिसकी वजह से ईसोफेगस की जो इनर वॉल लाइनिंग होती है वो इन्फ्लेम्ड या इरिटेट हो जाती है, विच लीड्स टू नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस नोन एज ईसोफेजियल स्ट्रक्चर। Moving on to next indications, which is inability to pass endoscope during upper GI endoscopy. Next is esophageal varices, which is basically large and swollen vein in the lining of the esophagus. देखिए, esophageal varices में जो esophagus की जो inner lining होती हैं उनकी जो veins होती हैं वो enlarge या swollen हो जाती हैं। ये मुख्यतः उन पेशेंट में देखा जाता है जिनको सीवियर लीवर डिजीज़ होती है, या जो लीवर की जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्लॉट के कारण रुक जाती है, और इसके अंदर बेसिकली पेशेंट्स को ब्लड इन वोमिटिंग की शिकायत रहती है। लास्ट इंडिकेशन इज मोटिलिटी डिसऑर्डर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रो के डॉक्टर मोटिलिटी डिसऑर्डर को रूल आउट करने के लिए आज भी बेरियम स्टडी को एडवाइस करते हैं। इसमें पहले है अक्लेशिया। इन दिस कंडीशन लोअर ईसोफेजियल स्प्रिंटर डजंट ओपन। यहाँ बेसिकली कार्डिक स्प्रिंटर ओपन नहीं होता है और यह ईसोफेजियल नर्व डैमेज होने के कारण होता है। एंड इट आल्सो प्रोड्यूस बर्ड बीक अपीयरेंस ऑन एक्वायर्ड बेरियम स्वेलो इमेजेस। नेक्स्ट इज डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म। दिस इज एन एबनॉर्मल मसल कंट्रैक्शन ऑफ ईसोफेगस। देखिए, ईसोफेगस का मसल कंट्रैक्शन या पेरिस्टालसिस मूवमेंट नॉर्मल होता है तो फूड आसानी से स्टमक तक पहुंच जाता है, लेकिन डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म में ईसोफेजियल मसल कंट्रैक्शन एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को खाना खाने में या पानी पीने में बहुत तकलीफ या पेन होता है। चलिए आप बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, मतलब वो कारण जिसकी वजह से हमें बेरियम स्वेलो स्टडी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। जो शुरुआत के जो 3 रीज़न मैंने इसमें दे रखे हैं वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब इस कंडीशन में तो आपको बेरियम स्वेलो परफॉर्म करना ही नहीं है। पहला जो एग्जांपल है वो है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। अगर आपको लगता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है तो आपको ये स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इसमें हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं और फीटस के लिए रेडिएशन हार्मफुल होता है। सेकेंड इज रीसेंट गैस्ट्रिक और ईसोफेजियल सर्जरी। अगर एब्डोमेन या ईसोफेगस की कोई सर्जरी हुई है तो बेरियम स्वेलो बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज बेरियम इज नॉट एब्जॉर्ब इन गट्स विच कैन लीड्स टू बेरियम इम्पैक्शन। देखिए, अब जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, मतलब इन कंडीशन में आप बेरियम स्वेलो स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं पर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। इस कंडीशन में अगर आप बेरियम का इस्तेमाल करते हैं तो बेरियम ट्रैकिया में एंटर कर जाएगा विच कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉल्ड निमोनिया। टू अवॉइड दिस आपको यहाँ पे बेरियम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको यहाँ पर आयोडीन बेस्ड लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया 350 mg आयोडीन पर ml, फॉर एग्जांपल आयोहेक्सॉल।
नेक्स्ट इज़ ईसोफेजियल परफोरेशन। इसका मतलब होता है ईसोफेगस की जो वॉल है उसमें छिद्र का होना, जिसकी वजह से अगर पेशेंट खाना खाएगा वो चेस्ट के अराउंड फैल जाएगा, मतलब मेडिस्टेनम के आसपास फैल जाएगा। दैट कैन लीड टू अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉल्ड मेडिस्टेनाइटिस। इस कंडीशन में भी आपको बेरियम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको आयोडीन बेस्ड हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोग्राफिन। बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेरियम सैलो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।